Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you history of class 8 and the chapter name is European Power in India. This is the part 1 video of this chapter. Okay. In this video हम लोग यूरोपियन पावर इन इंडिया यानी हमारे कंट्री में यूरोपियंस जो कंट्री आया था, यूरोपियंस जो भी आया था हमारे कंट्री में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह हमारे देश में अपना ट्रेड शुरू किया था या किस तरह हमारे कंट्री पे वो रूल ओवर कर लिया था। क्लियर है? तो केयरफुली आप क्लास को करें। Okay, let's start. Here is the word is mercantilism. मर्केंटिलिज्म को समझना बहुत ही इजी है। आई थिंक कि आपके लिए न्यू वर्ड होगा और इट में भी कि आप पहले से इस वर्ड के बारे में जानते होंगे। मर्केंटिलिज्म, हियर यू सी दैट मर्केंटिलिज्म सिंपली मीन्स कॉमर्शियलिज्म, यानी मर्केंटिलिज्म का जो सिंपली मीनिंग क्या होता है, कॉमर्शियलिज्म। तो कॉमर्शियलिज्म वर्ड से आप जानते होंगे कि कॉमर्शियल वर्ड से मतलब ये हो जाता है मनी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है? मर्केंटिलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। आप यहां देख रहे हैं मर्केंटिलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक system that arose in the 17th and 18th centuries। यानी मर्केंटिलिज्म एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम था जो कि अरोज हुआ था यानी ग्रोथ हुआ था 17th and 18th सेंचुरीज में। क्लियर है? इट purports that a country's economic strength is directly related to the maintenance of a positive balance of trade, that is, in order to remain economically and politically viable, a country must export more than it import। That means ये हुआ कि जैसे मर्केंटिलिज्म वर्ड को समझने के लिए एक इजी वे में ये समझना है, जैसे कि आप ये वर्ड, दो वर्ड आप देख रहे हैं, आप ये जानते होंगे, ये वर्ड है एक्सपोर्ट एंड अनदर वर्ड इज इम्पोर्ट्स, है ना? तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स मीन्स क्या होता है? जैसे अगर इंडिया से किसी अदर कंट्री में अगर कोई भी सामान भेजा जाता है ना, तो उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट। बट अगर अदर कंट्री से, जैसे चाइना से या फिर अमेरिका से कोई भी सामान अपने देश में मंगाया जाएगा तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। तो किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली बैलेंस रहने के लिए या पॉलिटिकली बैलेंस रहने के लिए, ठीक है, उसे इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होता है ना? उसे इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस करना होता है। अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कम कर रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करता है। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका या चाइना का एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं तो ये सब क्या, अगर हमारे देश में ज़्यादातर अगर आप गुड्स, कोई भी सामान को अगर आप लेते हैं या ख़रीदते हैं तो उसमें से आपको वो सामान या तो चाइनीज़ रहता है या अमेरिकन रहता है। क्लियर है? आप कभी गौर कर कीजिएगा, वैसे तो आपको ज़्यादातर जो सामान मिलेगा वो चाइनीज़ मिलेगा। तो इसीलिए आज हम लोग जानते हैं कि चाइना या फिर अमेरिका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और डेवलप्ड कंट्री है। क्लियर? बिकॉज वो सब कंट्री में क्या होता है, इंपोर्ट यानी किसी देश, अदर देश से मंगवाने से ज़्यादा वो अदर देश में अपने गुड्स को, अपने सामान को सेल करता है यानी एक्सपोर्ट करता है। दैट मीन्स ये हो गया कि वो लोग यानी वो सब कंट्री यानी जो भी कंट्री है ना, इंपोर्ट से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट को प्रीफर देता है तो वो कंट्री का क्या होता है, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल बैलेंस रहता है। क्लियर है? सच अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिस्ट थॉट रिजल्ट्स इन अ सरप्लस ऑफ गोल्ड इन द प्रैक्टिसिंग कंट्रीज ट्रेजरी।
इसमें क्या होता है कि जो यानी कोई भी कंट्री का जो गोल्ड होता है तो वो उसके जितना यूज के, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि जो चीज़ आपके यूज का है ना, तो अगर आपको इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तभी तो उसे आप अदर जगह आप सेल करना चाहेंगे, है ना। जैसे सपोज दैट अगर आप भी, है ना, गेहूं को अगर आप उपजाते हैं, तो अगर गेहूं आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर होगा तभी तो आप उसको सेल कीजिएगा। तो उसी तरह किसी कंट्री में कोई भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करता है ना। तो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो होता है उसी को हम लोग सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस, याद रखना है। तो सरप्लस ऑफ गोल्ड मतलब ये होगा गोल्ड का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो अदर कंट्री भेज सकते हैं, तो यही हुआ सरप्लस ऑफ गोल्ड। तो किसी भी कंट्री में अगर मान लीजिए कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी गुड्स का, तो वो क्या होता है कि जो उस कंट्री के लिए वो ट्रेजरी का काम करता है, मतलब वो उस कंट्री का क्या संपत्ति है, बिकॉज उसके ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स ये हो गया कि वो इजिली क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है? Next is, although not a proponent of mercantilism, noted 18th century Scottish economist एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में आप सुने होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। When the question is who is the father of इकोनॉमिस्ट, अगर इकोनॉमिस्ट के फादर के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। क्लियर है? तो एडम स्मिथ जो स्कॉटिश थे, है ना, स्कॉटलैंड के वो थे। क्लियर है? तो वो क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे। इनका नाम है एडम स्मिथ। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइनिंग द टर्म मर्केंटाइल सिस्टम, यानी यही इन्हीं के द्वारा ही आप कह सकते हैं कि मर्केंटाइल सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। Mercantilism was in opposition to Smith's concept of free trade, free enterprise and the free movement of people and goods. Clear है? To acquire wealth, every country should export the maximum quantity of goods and restrict its imports. The balance of trade must remain well favorable and gold reserve would grow. अब क्या है कि यानी किसी भी कंट्री को वेल्दी बनने के लिए, किसी भी कंट्री को रिच बनने के लिए, किसी भी कंट्री को ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए एंड इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब क्या? मतलब इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहिए, कम इंपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है? इससे क्या होता है कि ट्रेड का बैलेंस बना रहता है एंड उस कंट्री में गोल्ड रिजर्व ज़्यादा होता है। और आप जानते हैं, बिकॉज आप 8th क्लास में हैं, तो आई थिंक कि आप ये बात जानते होंगे, जितना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रहता है किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो नोट को प्रिंट कर सकता है। आप जानते होंगे। तो अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा वो नोट को प्रिंट करेगा, तो वो कंट्री ऑब्वियसली है कि वो डेवलप करेगा ही। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे मर्केंटिलिज्म क्या क्या एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है, यानी मर्केंटिलिज्म का क्या फायदा है या उससे क्या नुकसान है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेजेस ऑफ मर्केंटिलिज्म आर दैट इट हेल्प्स नेशंस बिकम इंपेरियलिस्टिक बाय द ग्रोथ एंड नीड फॉर मोर colonies. This in turn helps the growth of the home nation and increases trade and with the nation's colonies. Imperial nations have increased growth domestically and help fuel a better economy. अब क्या है कि मर्केंटिलिज्म से क्या होता है? मर्केंटिलिज्म मीन्स ये हुआ कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रीफर देना, यानी इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना। तो अगर कोई कंट्री मर्केंटिलिज्म को फॉलो करता है तो उससे क्या होता है? वो कंट्री ज़्यादा ग्रोथ करता है। क्लियर है? और इसी से क्या हुआ था बिफोर टाइम में, यानी 17th और 18th सेंचुरी में
तो जो कंट्री ज़्यादा मर्केंटिलिज्म को फॉलो किया यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, उसके पास इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, उसके पास इतना ज़्यादा गुड्स प्रोडक्शन हुआ कि उसे मार्केट चाहिए था उसे सेल करने के लिए, तो वो क्या हुआ अदर कंट्री में गया और धीरे धीरे करके वो उस कंट्री को अपना कॉलोनीज बना लिया। कॉलोनीज मीन्स यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ पर कॉलोनीज वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ उस कंट्री पे वो कब्जा कर लिया। क्लियर है? आई होप कि एडवांटेज समझ गए होंगे। यानी एडवांटेज का इजिली में ये समझना है कि मर्केंटलिज्म का एडवांटेज यही होता है कि वो कंट्री ज़्यादा ग्रोथ करता है, बिकॉज कि वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रीफर दे रहा है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा वो कर रहा है इन कंपेयर टू इम्पोर्ट। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। The colonies that are established by the home nation are left underdeveloped and dependent on the home nation. The need to increase gold supply of the home nation also decreases the colonies' natural resources. This mercantilism, growth of new colonies, and imperialism for the gold supply of a single nation leads to rampant land. अब देखिए मैं आपको इसको इजी वे में समझा देता हूँ। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे आप अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री जानते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अंग्रेज़ क्या करता था कि ब्रिटिश यानी क्या करता था अपने कंट्री में, इंडिया में, यहाँ वो कॉटन को कहता था प्रोड्यूस करने के, कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए कहता था, और वही कॉटन को वो ले जाता था कहाँ, ब्रिटेन ले जाता था, और वहाँ से उसी कॉटन का क्या बना के लाता था, क्लोथ्स बना के लाता था, कपड़ा बना के लाता था, और यहाँ बहुत ज़्यादा सेल करता था। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ कि आप समझ सकते हैं कि हमारा ही रिसोर्सेज लेके गया, हमारा ही नेचुरल रिसोर्सेज लेके गया, उसके बाद वो बनाया और वो ज़्यादा दाम में आके अपने ही देश में, हमारे ही देश में वो सेल किया, यानी हमारे ही देश को वो मार्केट बना दिया। तो इससे क्या हो रहा था, वो जो भी रिसोर्सेज था, जो भी रॉ मटेरियल था, वो ज़्यादा लेके जाता है किसी भी कंट्री पर। अगर कोई अलग कंट्री जो है बिजनेस करता है या फिर आप कह सकते हैं कब्जा कर लेता है, तो वहाँ से वो उसका वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो लेके जाता है, तो वहाँ क्या होता है, उसका वो होम नेशन का वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीजेज होता जाता है, और आप कह सकते हैं कि जो वो कंट्रीज धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाता है उस कंट्री पर जो उस पर कब्जा किए हुआ रहता है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे इजिली। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट्स। अब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे ट्रेड रूट्स के बारे में कि किस तरह जो है अदर कंट्री दूसरे कंट्री में बिजनेस करने आया, ट्रेड करने आया था। क्लियर है? आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर the Marathas appear to be gradually rising to power. आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मुगल एम्पायर डिक्रीज होने, मतलब क्या डिक्लाइन होने लगा था, तो मराठाज ग्रोथ करने लगा था, मराठा जो है राइज होने लगा था। क्लियर है? बट दे टू डिक्लाइंड आफ्टर अफगान इन्वेशंस। लेकिन क्या हुआ, मराठाज भी क्या हुआ, जब अफगान उस पर अटैक किया तो मराठा भी क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा। सबसे पहले ऐसा माना है मुगल जब डिक्लाइन हो रहा था तो मराठा क्या हुआ, राइज हो रहा था। बट क्या हुआ कि जब अफगान जो अटैक किया था तो क्या हुआ कि मराठास डिक्लाइन होने लगा था। आप जानते होंगे द थर्ड बैटल ऑफ प्लासी, है ना, थर्ड बैटल ऑफ प्लासी में आप जानते होंगे कि उसमें क्या हुआ था कि मराठा को हरा दिया था यही अफगान, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो मराठा भी क्या हुआ, वो डिक्लाइन होने लगा था। विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स, यानी नेक्स्ट 20 ईयर्स में, 20 ईयर के अंदर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री कैम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। यानी जब ये मुगल डिक्लाइन होने लगा, फिर मराठा राइज हुआ, तो फिर मराठा भी डिक्लाइन होने लगा, तो 20 साल के अंदर में ही, यानी जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज 20 साल के अंदर में क्या हुआ, अंग्रेज धीरे धीरे क्या करने लगा
एक डायरेक्ट कंट्रोल उसका हो गया था इंडिया के लार्ज पार्ट में, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्लियर है? द डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप टू इंडिया वाज अ रिमार्केबल इवेंट। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा सी रूट को, डायरेक्ट सी रूट को खोजा था इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो सी रूट को खोज दिया था, है ना, इंडिया में आने के लिए, यूरोप टू इंडिया। तो ये एक रिमार्केबल डिस्कवरी था। क्लियर है? इट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑन इंडिया एज वेल एज ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली ऑन यूरोप। ये क्या हुआ कि यूरोप के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी हो गया इंडिया में आना जब वो वास्को डी गामा सी रूट को डिस्कवर कर दिया था। स्पेशली ये यूरोप के लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ था। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा देखेंगे ट्रेड वॉर्स। ट्रेड वॉर क्या होता है? यानी बिजनेस से रिलेटेड में अगर वार होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड वार। ये वार उस तरह का वार नहीं होता जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं इसमें तलवार चलता है ना, आपका मिसाइल चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेड वार डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अभी अगर आप अप टू डेट रहते होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, अगर आप न्यूज़ को ऑलवेज देखते रहते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है ना। ट्रेड वार क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो है, जब अभी अमेरिका और चाइना का एग्जांपल अगर आप लेते हैं, तो अमेरिका नहीं चाहता है कि जो, यानी अमेरिका अभी क्या कर रहा है, जैसे अमेरिका में जो भी उसका स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें जो भी चाइनीज़ कंपनी लिस्ट था उसको वो हटा दिया है। इसी को हम लोग ट्रेड वार कहते हैं। क्लियर है? यानी अपने कंट्री से उसके कंपनी को हटा रहा है ना। वो नहीं चाहता है कि जो चाइनीज़ कंपनी हमारे कंट्री में आके बिजनेस करे, इसी को हम लोग ट्रेड वार कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं थोड़ा उस टाइम का। सुन द यूरोपियंस प्लग्ड इनटू ट्रेड विथ इंडिया। जैसे यूरोपियंस इंडिया में आया ट्रेड करने के लिए, देयर रेस फॉर नेचुरली लीड देम टू वार्स विच आर ऑफन कॉल्ड ट्रेड वार्स। First of all, we will study trade attempt of these powers which ultimately led them to the so-called trade wars. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चैप्टर में और यू कैन से दैट इन दिस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे आया और किस तरह अपने पावर को इंक्रीज किया इन आवर कंट्री। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन आया था इंडिया में, वो आया था पुर्तगीज आया था, जिसको हम लोग पुर्तगाल नाम से जानते हैं। तो वहाँ के लोग क्या कहलाएंगे? पुर्तगीज कहलाएंगे। तो द पुर्तगीज वर द पायनियर्स इन फाइंडिंग अ न्यू अल्टरनेटिव सी रूट टू इंडिया। पुर्तगीज ही क्या था? पुर्तगीज ही एक पायनियर्स था इंडिया के लिए सी रूट को खोजने का। बिकॉज आप जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में, तो वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगीज थे। प्रिंस हेनरी ऑफ पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल का प्रिंस थे जिसका नाम था हेनरी, नोन एज द नेविगेटर। ये फेमस थे किस नाम से? नेविगेटर नाम से। नेविगेटर मतलब होता है कि समुद्र का रास्ता ढूंढने वाला। क्लियर है? पेट्रोनाइज्ड नेविगेटर्स एंड ट्रेंड सीमैन ऑन साइंटिफिक लाइन्स। यानी हेनरी, प्रिंस हेनरी क्या करते थे? पेट्रोनाइज्ड करते थे, मतलब क्या बढ़ावा देते थे नेविगेटर्स को, एंड उनको ट्रेंड करते थे कि वो सी रूट को डिस्कवर करें। क्लियर है? बिकॉज दैट टाइम क्या था कि सी रूट ही एक ऑप्शन था, बिकॉज कि दैट टाइम एरोप्लेन वगैरह नहीं था, तो एक सी रूट ही ऑप्शन था अदर कंट्री से ट्रेड करने के लिए। क्लियर है? आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी ट्रेड अगर किया जाता है तो सी रूट से ही किया जाता है। 10 years लेटर, 10 साल बाद बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग एमुनुएल सेट आउट फॉर इंडिया। यानी वास्को डी गामा किंग एमेनुअल के अंडर में, यानी उन्होंने ही वास्को डी गामा को भेजा था इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। ही क्रॉस द कैप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड कालीकट इन इंडिया। उन्होंने क्रॉस किया था कैप ऑफ गुड होप, और वो कहाँ पहुंचे थे? कालीकट, इंडिया में, इन
1498। क्लियर है। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द अरब्स द पोर्तुगीज वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर्स एट कालीकट। क्लियर है। आप ये देख रहे हैं इंडिया का यानी आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, जहां भी कर्सर है ये इंडिया है। अब मैं आपको यहाँ आपको कालीकट दिखाता हूं। आप ये देख रहे हैं कोची कोड लिखा हुआ है, बिकॉज कालीकट का प्रेजेंट नेम कोची कोड ही है, तो यही क्या है, कालीकट है। तो इसी से सी रूट से वास्को डी गामा इंडिया को डिस्कवर किया था फॉर यूरोपियंस, यानी यूरोपियंस के लिए। यानी इसी से क्या हुआ, इंडिया से ट्रेड रूट स्टार्ट हो गया। क्लियर है। आप जानते हैं कि ये सब आप जान रहे हैं कि यहाँ ये सब आप देख रहे हैं, जैसे ये जर्मनी है ना, फ्रांस, पुर्तगाल आप देख रहे हैं। तो यहीं से क्या हुआ, इस तरह करके ऐसे आया है ना, इस तरह यहाँ से इस तरह करके सी रूट को डिस्कवर किया था और कालीकट आया था, जो एक प्रेजेंट में आप जानते हैं कोची कोड नाम से, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, ये आप देख रहे हैं केरल है ना, केरल में कोची कोड एट प्रेजेंट में भी है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द सक्सेस ऑफ पोर्तुगीज ट्रेडर्स इन इंडिया लेड टू अ रेस अमंग यूरोपियन पावर फॉर अ शेयर ऑफ ट्रेड। अब क्या हुआ कि पुर्तगीज जब सक्सेस हो गया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, अब जितना भी यूरोपियंस कंट्री था, चाहे वो ब्रिटेन हो है ना, फ्रांस हो है ना, ये सब डेनमार्क हो, ये सब कंट्री क्या हुआ कि इंडिया में आना शुरू कर दिया वन बाय वन। क्लियर है। ट्रेड कंपनीज वर फॉर्म विच अमेज्ड कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स अमंग मर्चेंट्स। अब क्या हुआ कि अब ये सब है कि मतलब ट्रेड हमारा क्या होना, शेयर करना चाहिए है ना, हम लोग को एक दूसरे में ट्रेड को शेयर करना चाहिए। क्लियर है। दे हैड द सपोर्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। यानी उनका क्या था कि जो भी कंट्री था, यानी जिस कंट्री से वो आता था, जैसे अगर पुर्तगीज आया तो पुर्तगीज या फिर इंग्लिश या डच या फ्रेंच, तो उसका क्या था कि उसे अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट था, है ना। बिकॉज विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के आप किसी भी कंट्री में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 10 क्या हुआ कि उसका इंग्लिश, डच, फ्रेंच यानी पुर्तगीज के बाद बताया जा रहा है कौन कौन इंडिया में आया था। यूरोपियंस, इंग्लिश यानी ब्रिटेन, फिर डच है ना, जिसको आप डेनमार्क कहते हैं। ठीक है, सॉरी, डच नीदरलैंड को कहा जाता है। क्लियर है। फ्रेंच एंड डेनिश ट्रेडिंग कंपनीज वर फॉर्म्ड इन द 17th सेंचुरी। तो ये क्या हुआ कि यूरोपियंस, आप कह सकते हैं ये सब कंट्री जो है वन बाय वन करके इंडिया में आया और इंडिया में अपना बिजनेस को शुरू किया। इनिशियली द पुर्तगीज हैड मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड विथ इंडिया। यानी इनिशियली क्या हुआ कि स्टार्टिंग में पुर्तगीज जो है अकेले मतलब इंडिया में ट्रेड स्टार्ट किया था। दे स्टेबलाइज्ड देयर बेसेस फॉर ट्रेड इन गोवा। वो कहाँ कहाँ मतलब अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को स्टार्ट किया था, तो वो गोवा, दमन एंड दीव, अभी आप जानते हैं दमन एंड दीव है ना, along the west coast of India. क्लियर है। However, when the British began taking interest in trade, the Portuguese were unable to compete with them. फिर क्या हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में आप जानते हैं सबसे पहले पुर्तगीज आया था, और याद रखना है सबसे लास्ट में भी पुर्तगीज ही गया था। तो पुर्तगीज क्या हुआ कि जब आया तो वो गोवा और दमन एंड दीव में अपना ट्रेड को स्टार्ट किया था, है ना। मैं आपको दमन एंड दीव को दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं ये इंडिया का वेस्ट पार्ट है। आप जैसे देख रहे हैं सूरत, आप जानते हैं गुजरात में सूरत है, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे इंडिया का वेस्ट पार्ट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये दमन है ना, ये दमन है। और आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ कर्सर है ये दीव है ना। तो दमन दीव ना यही है, आप देख रहे हैं ये दीव है, आप ये जानते हैं ये गुजरात है। क्लियर है। और आप यहाँ देख रहे हैं ये दमन है, जहाँ अब यह रेड कलर का आपको शो कर रहा है, ये दमन है और यहाँ दीव है। तो और आप नीचे जानते हैं कि यहाँ गोवा है, ये आप जानते हैं ये गोवा है। तो यही मेनली आप कह सकते हैं
कि पुर्तगीज का बिजनेस स्टार्ट हुआ। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि ब्रिटेन जब इंडिया में ट्रेड को स्टार्ट किया, इंटरेस्ट लिया, तो फिर क्या हुआ कि वो पुर्तगीज हार गया था उससे। आफ्टर दैट वो पुर्तगीज जो है इंडिया को छोड़ के चला गया, मतलब कंप्लीटली छोड़ नहीं गया था, गोवा में उसका था ही शासन। तो गोवा को लास्ट में छोड़ा था 1961 में। क्लियर है? आप जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ जाएंगे कि वो किस तरह वार हुआ था। बिकॉज इन दिस चैप्टर हम लोग सिर्फ यूरोपियंस पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन कम मतलब हमारे कंट्री में आया उसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा वार हुआ था। इस भी चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि उसका यूरोपियंस का पावर कैसे, यानी वो किस तरह ग्रोथ किया था हमारे कंट्री में, ये सिर्फ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे द डच एंड देयर ट्रेड इन इंडिया। अब डच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो डच कंपनी के अगर बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वो मर्चेंट यानी स्टार्ट किया था कंपनी 1592 में। क्लियर है? एंड 1595 में वो कहाँ आया? इंडिया के लिए सेटअप किया एंड रिटर्न विथ अ लार्ज कार्गो। और वो लार्ज कार्गो से रिटर्न हुआ था। Soon many trading companies came into existence. In 1602, all the Dutch companies were amalgamated into the Dutch East India Company. यानी 1602 में जितना भी डच कंपनी था जो भी इंडिया से ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उसका नाम क्या हो गया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज ट्रेड। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रेड था, बिजनेस था सिर्फ। देयरफॉर दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द स्पाइस आइलैंड इन द फार ईस्ट। अगर आप डच के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटली क्या था, मतलब कंपनी ही था। इसका कोई ये नियत नहीं था कि इंडिया में शासन करें। जब आप डच के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कोई ये नहीं इंटेंशन था कि हम आएंगे इंडिया में एंड इंडिया को कंट्रोल कर लेंगे, इंडिया पे शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो ये प्योर आप कह सकते हैं ये कंपनी था, है ना। और मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका आप देख रहे हैं देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज ट्रेड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेड था, अदरवाइज ये नहीं था कि इंडिया पे शासन करेंगे, इंडिया को कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर है? द मेन डच सेटलमेंट्स यानी डच का मेन सेटलमेंट्स कहाँ हुआ था? कोच्चिन एंड नागापट्टनम ऑन मद्रास, जो कि अभी चेन्नई नाम से जाना जाता है। तो कोच्चिन जहाँ आप जानते हैं केरल में है, तो नागापट्टनम जो कि चेन्नई में है, तो यानी तमिलनाडु में है। तो यहाँ इसका मेन स्टार्टिंग हुआ था। एंड चिनसूरा इन बंगाल। तो डच कंपनी जो है आप कह सकते हैं कोच्चिन, नागापट्टनम और चिनसूरा में अपने ट्रेड को स्टार्ट किया था। दे कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड आफ्टर डिफीटिंग द पुर्तगीज एंड कैप्चरिंग मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरीज। यानी पुर्तगीज आप जानते हैं कि पहले पुर्तगीज आया था इंडिया में। क्लियर है? तो पुर्तगीज जहाँ जहाँ कब्जा किए हुआ था, तो स्पाइस मतलब जानते हैं मसाला होता है, तो मसाला का ही बिजनेस जहाँ जहाँ पुर्तगीज करता था तो उसके टेरिटरीज को उसको हरा कर, है ना, वो कब्जा कर लिया था। कौन? डच। क्लियर है? द डेन्स ऑल्सो मेड एन इफोर्ट टू गेट a share in Indian trade and had factories in तंजौर इन द साउथ एंड सेरामपुर इन बंगाल। और डेन्स के बारे में अगर आप डेनिस के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी क्या किया था, इंडिया में ये भी चाहता था कि हमें भी शेयर मिले, और उसका ही फैक्ट्री तंजौर में था इन साउथ इंडिया एंड सेरामपुर इन बंगाल। दे हाउएवर सोल्ड द सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश इन 1845। और इसके बारे में बताया डेनिस के बारे में कि वो फिर क्या हुआ 1845 में वो मतलब ब्रिटिश से सेटलमेंट कर लिया था। क्योंकि अक्सर क्या होता था जब ब्रिटिश से हार जाता था कोई भी कंपनी तो वो फिर उससे सेटलमेंट कर लेता था। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे द फ्रेंच ट्रेड इन इंडिया, यानी अब हम लोग फ्रेंच के बारे में देखेंगे कि फ्रेंच जो है इंडिया में किस तरह वो डेवलप किया था और किस तरह अपने ट्रेड को स्टार्ट किया था। क्लियर है? इन 1664 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था।
In December 1667 the first French factory was established at सूरत, यानी 1667 में फर्स्ट फैक्ट्रीज यानी फ्रेंच फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुआ था सूरत में। कौन किए थे? फ्रांसिस कैरोन। क्लियर है? वो कौन थे उसमें? कंपनी का डायरेक्टर जनरल थे। क्लियर है? एंड अनदर फैक्ट्री वाज कहाँ हुआ था? मसूलीपट्टनम में। क्लियर? इन 1672 फ्रांसिस मार्टिन वाज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल। 1672 में यानी 1676 में फर्स्ट फैक्ट्री फ्रेंच का एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ? सूरत में। वो कौन किए थे? फ्रांसिस कैरोन। और उसके बाद 1672 में फ्रांसिस मार्टिन अपॉइंट किए गए थे डायरेक्टर जनरल। क्लियर है? ही वॉज वन ऑफ द रियल फाउंडर्स ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। जैसे आप पढ़ते होंगे, एक फाउंडर पढ़ते होंगे, एक पढ़ते होंगे रियल फाउंडर। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? इजीली मैं बता देता हूँ। फ़र्क बस सिर्फ यही होता है, जैसे कोई भी होता है, कोई ऐसा पर्सन जैसे कोई भी कंपनी को, कोई भी चीज़ों को वो फाउंड कर दिया, है ना, एस्टेब्लिश कर दिया, तो उसको हम लोग फाउंडर कहेंगे। क्लियर है? लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो उस कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ किया, जो उस कंपनी को बहुत ही हर जगह डेवलप किया, है ना, कंप्लीटली हर एक ढंग से अच्छे, एक होता है कोई फाउंड कर दिया, उसको फाउंडर कहेंगे। एक होता है कि उस कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ किया, उस कंपनी को हर चीज़, उसके फैक्ट्री वगैरह को बनाया, हर एक चीज़ किया, उसको रियल फाउंडर कहते हैं। क्लियर है? ही फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ पुदुचेरी। वो कहाँ? पुदुचेरी में सेटलमेंट किया अंडर अ ग्रांट फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर, यानी बीजापुर के कंट्रोल में पुदुचेरी था, तो उससे मतलब सेटलमेंट करके वो पुदुचेरी पर कब्जा किया। द फ्रेंच ऑल्सो फ्लैट देयर सेटलमेंट ऑफ चंद्रनगढ़, बालासूर एंड कासिम बाजार ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड माहे ऑन द वेस्ट कोस्ट। यानी अगर ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे, आप जानते हैं कि आई होप की मैप देखना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ईस्ट कोस्ट को समझते होंगे, है ना। तो ईस्ट कोस्ट में कहाँ कहाँ अपना सेटलमेंट किया? चंद्रनगढ़, बालासोर एंड कासिम बाजार। अगर वेस्ट कोस्ट की बात करेंगे तो माहे। क्लियर है? इन 1739 दे एस्टेब्लिश कारेकल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, है ना। द फ्रेंच कंपनी हैड इट्स हेडक्वार्टर्स इन पुदुचेरी। अगर आपको हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाएगा तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पुदुचेरी था। आई होप कि आप समझ गए होंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 1600 में इंडिया आया था। उस समय जहांगीर का शासन था। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हॉकिंस साउट द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड सेंटर एट सूरत। फर्स्ट ऑफ ऑल अंग्रेज कौन आए थे? हॉकिंस आए थे। क्लियर है? सर थॉमस रो हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश। सर थॉमस रो रिप्रेजेंटेटिव थे, फिर उनके बाद आए थे, हॉकिंस के बाद सर थॉमस रो आए थे जो कि ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव थे। साउट द परमिशन ऑफ जहांगीर टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस सेंटर्स एट अहमदाबाद, ब्रॉच एंड आगरा। यानी सबसे पहले हॉकिंस आया था सूरत में ट्रेड को एस्टेब्लाइज करने के लिए, है ना। देन सर थॉमस रो आए थे, तो उनको जहांगीर से परमिशन मिल गया था अहमदाबाद में फैक्ट्री को खोलने के लिए और आगरा में। क्लियर है? इन 1639 द इंग्लिश लेड द फाउंडेशन ऑफ मद्रास एंड कंसंट्रेटेड अ फोर्ट विच वाज नेम्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद क्या हुआ कि मद्रास में आया, उसके बाद वो कंसंट्रेट किया किस फोर्ट पे? सेंट जॉर्ज फोर्ट पे। क्लियर है? आप ये मैप में देख रहे हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो ये चेन्नई के आसपास है। तो यही आप देख रहे हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट है। क्लियर है? तो यही क्या हुआ, यानी अंग्रेज इस पे कंसंट्रेट किया। क्लियर है? द किंग चार्ल्स सेकेंड इन 1668 रेंटेड बॉम्बे टू द कंपनी फॉर $10 पर एनम। यानी किंग चार्ल्स सेकेंड जो है 1668 में रेंट पे दिया था बॉम्बे को, टू द कंपनी, यानी कंपनी को दिया था कितने डॉलर में? $10 पर एनम, यानी हर साल $10 देता था बॉम्बे के लिए।
ही गॉट बॉम्बे जो प्रेजेंट में है एज डॉडी, यानी उसे ये द किंग चार्ल्स को, द किंग चार्ल्स सेकेंड को ये मतलब दहेज में मिला था। डॉडी मीन्स दहेज होता है, बॉम्बे दहेज में मिला था। क्यों मिला दहेज में? जब वो शादी किया था प्रिंसेस कैथरीन से, है ना, पुर्तगीज प्रिंसेस। वो यानी किंग चार्ल्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और ये शादी किए थे किनसे? कैथरीन से, जो कि एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, कहाँ की? पुर्तगीज की। तो उनसे जब शादी किए तो आप जानते हैं शादी में दहेज तो मिलता ही है। तो पुर्तगीज का शासन था भारत में, तो पुर्तगीज ने चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे दिया था दहेज में। और चार्ल्स सेकेंड 1668 में कंपनी को ये बॉम्बे रेंट पे दे दिया था। वो रेंट कितना था? पर एनम, यानी हर साल $10। याद रखना है, दहेज में मिला था। क्लियर है? अभी आप देखते हैं बाइक ये सब दहेज मिलता है, उस समय शहर यानी बॉम्बे शहर दहेज मिल गया था। क्लियर है? औरंगजेब अलाउड द ब्रिटिश टू एस्टेब्लाइज देयर ट्रेड सेंटर्स इन बंगाल। औरंगजेब जो है अलाउड कर दिया था, परमिशन दे दिया था ब्रिटिश को इंडिया में ट्रेड करने के लिए। वैसे अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे या फिर इतना ही पढ़े हैं, आपको ये समझ में आएगा, या अभी आप ये पैराग्राफ जब पढ़ेंगे ब्रिटिश के बारे में, आपको ये समझ में आएगा, अगर ब्रिटेन या अगर कोई भी कंट्री है, वैसे तो ब्रिटेन ही ज़्यादा शासन किया था, ज़्यादा एरिया में हमारे कंट्री को कंट्रोल कर लिया था, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग में कमी था, कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए, जिससे कि ब्रिटिश जो है हमारे देश पे शासन किया या हमारे देश को कब्जा कर लिया। क्लियर है? तो औरंगजेब अलाउड यानी परमिशन दे दिया था ब्रिटेन को, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने के लिए। क्लियर है? द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, कोलकाता अभी प्रेजेंट में है, वाज लेड इन 1690, यानी कोलकाता शहर का जो फाउंडेशन हुआ था 1690 में हुआ था। अ फोर्ट वाज बिल्ट देयर विच वाज नोन एज फोर्ट विलियम, यानी वहाँ एक फोर्ट बनाया गया था, किला बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। क्लियर है? इन 1717 द मुगल एम्पायर फारुखसियार द इंग्लिश टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा इन lieu of Rs 3000 पर एनम। मतलब ये हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद फारुखसियार मुगल एम्पायर बने। उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश यानी ब्रिटेन को ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री ट्रेड दे दिया, है ना। आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिहार में ट्रेड कीजिए, बंगाल में कीजिए, उड़ीसा में कीजिए। हाँ, उसमें क्या था, नेक्स्ट है हमारा, दिस consolidated the position of English and they were successful in driving out first the Portuguese and then the Dutch। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन अब क्या हुआ कि हर जगह वो ट्रेड करने लगा, अब वो पावरफुल हो गया, बिकॉज कि दैट टाइम जो भी इम्पेयर थे, जो भी किंग थे, जो भी राजा थे, उनका सपोर्ट ब्रिटेन को मिलने लगा, क्योंकि ब्रिटेन ज़्यादा पावरफुल था भी। तो क्या हुआ कि अब इसे आसान हो गया पुर्तगीज को भगाना या डच को भगाना। क्लियर है? आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, यानी लंबा स्ट्रगल करने के बाद, दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया इन 1763। यानी ब्रिटिश जो है क्या किया, फ्रेंच को भी भगा दिया। कब? 1763 में। The main motive of these traders was to make maximum profit। यानी ये जो भी ट्रेडर्स थे, चाहे वो पुर्तगीज हो या ब्रिटेन हो, उनका मेन क्या था मोटिव? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। They wanted to buy the goods at a cheap rate and sell at a high profit। वो क्या चाहते थे कि कोई भी सामान को मैं सस्ता में खरीदूं और उसे महंगा में बेचूं। दिस लेड टू फियर्स
competition and rivalry, the companies of different countries as each one wanted to dominate and control the market. इससे क्या हुआ कि अदर कंट्री या अदर कंपनीज क्या चाहता था कि मैं मार्केट पे कंट्रोल कर लूं. क्लियर है. दिस ऑफन लेड टू वार अमंग देमसेल्फ and also interference in the internal affairs of the local rulers. और इससे क्या होता था, क्योंकि वो आपस में कंपनीज, यानी आप कह सकते हैं पुर्तगीज, फ्रेंच, डच या फिर ब्रिटिश कंपनीज आपस में ही दो सब में टसन होता था, सब में वार होता था बिकॉज ऑफ प्रॉफिट. और इससे क्या होता था कि जो लोकल रूलर्स होता था उसके इंटरनल अफेयर्स में वो लोग इंटरफेरेंस करता था, यानी इंटरफेयर करता था. फाइनली द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच प्रूव्ड मोस्ट सक्सेसफुल एंड ड्रोव अवे द पुर्तगीज, द डच एंड द डेनिश. फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच जो है ये सक्सेसफुल हो गया और वो पुर्तगीज, डच एंड डेनिश को भगा दिया, ड्रोव अवे कर दिया. क्लियर है. आई होप कि आप समझ गए होंगे. क्लियर है. एंड आपको इस वीडियो में मैं होमवर्क के तौर पे यही दूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें. अगर आपके बुक है, आपके पास बुक है तो आप उसे रीडिंग करें, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसे समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर हम यूरोपियन पावर को अगर समझ जाते हैं तो हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को समझना बहुत ही इजी हो जाता है. जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादातर आप यही सब पढ़ेंगे यूरोपियंस पावर के बारे में ही. सो अगर आप यूरोपियंस पावर को इजीली समझ जाते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को भी इजीली समझ जाएंगे. ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे. क्लियर है. ओके, थैंक यू टू ऑल. दैट्स ऑल फॉर टुडे.